आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया है, लेकिन अब तक हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर पे ही बात करते रहे हैं। ब्रेस्ट के और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसको एक सर्जन किस तरह डील करता है। अब सोचें आप कि मुझे अगर इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ब्रेस्ट में और कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो सर्जन डील करते हैं या उनके कौन कौन से तरीक़ेकार होते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है। हम अब तक सिर्फ यही सुनते आए हैं कि अगर जी ब्रेस्ट का कोई मसला है तो शायद आप जो है वो कैंसर पेशेंट बनने जा रहे हैं और आपको उसी की जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि तशख़ीस हो और फिर उसका इलाज तलाश किया जाए। लेकिन अब चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की भी कर ली है तो पाकिस्तान में ही इसकी स्पेशलाइजेशन भी इनफैक्ट जो है वो मौजूद है, आप वो कर सकते हैं। और आज हम सर्जन से बात करके ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो ब्रेस्ट सर्जरीज हैं वो सिर्फ ख़वातीन तक मखसूस हैं या फिर मर्द हजरात भी इस रेशियो में आ रहे हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है कि नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मारिया मीरजान, एसोसिएट कंसल्टेंट है, ब्रेस्ट सर्जन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच मारिया आने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि ब्रेस्ट सर्जरी डेफिनेटली एक तिब्बी अमल सिर्फ नहीं है बल्कि एक बहुत ही कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा जिससे ख़वातीन की ज़िंदगी बच सकती है, लेकिन हम हमेशा इसको सिर्फ ख़वातीन से जोड़ते हैं। देखिए आप अभी भी देख रही हैं, मैं भी ख़वातीन का ही जिक्र कर रही हूँ। सो हमेशा हम इसको ख़वातीन से क्यों जोड़ते हैं? क्या मर्दों में कोई ब्रेस्ट से रिलेटेड डिजीज़ नहीं पाई जाती? जी बिल्कुल, मर्दों में भी ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो मौजूद होता है और उसमें मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकती हैं। इवन मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। उसका इंसिडेंस बहुत कम है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1%, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस हमने काफ़ी देखे हैं। इसके अलावा मर्दों में बाज़-औक़ात एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू होता है जिसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं और वो उनके लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रखता है। तो उसके लिए रिमूवल की सर्जरी जैसे सबक्यूटेनियस मैस्टेक्टमी या लाइपोसक्शन से उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक, तो मतलब कि मर्दों में भी ब्रेस्ट से रिलेटेड जो है वो पाए जाते हैं। हाँ जी। लेकिन ये है कि हम मीडिया पर इस तरह की बात नहीं करते हैं। हम शायद ये समझते हैं कि ब्रेस्ट इशू जितने भी होते हैं वो सिर्फ ख़वातीन को ही होते हैं। अच्छा ये बताइए कि अब तक हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानते हैं कि यही एक मर्ज़ है जो कि ब्रेस्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा कौन कौन से जो हैं अमराज हैं? वेल, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट सर्जरी का एक एस्पेक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो ब्रेस्ट में कोई भी तब्दीली डिटेक्ट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं उनमें कैंसर काफ़ी लोअर डाउन आता है। ऑलमोस्ट 60 to 80% जो लम्प्स या फिर अदर चेंजेस हमारे पास आते हैं दे आर कम्प्लीटली बेनाइन। तो दे नीड डायग्नोसिस एंड दे नीड रीअश्योरेंस। इसके अलावा जब कैंसर भी डिटेक्ट होता है तो वो भी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो तो मुकम्मल क्योर पॉसिबल भी है और मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक और बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। अच्छा, आप डेफिनेटली एक ब्रेस्ट सर्जन है, राइट? तो आप सिर्फ और सिर्फ कैंसर सर्जन तो नहीं कह सकते कि आप ब्रेस्ट कैंसर सर्जन है, राइट? तो कौन कौन सी सर्जरीज जो है वो आप करती होती हैं? अच्छा, तो ब्रेस्ट के जो अदर लम्प्स हैं जिसमें फाइब्रोएडनोमास होते हैं, ब्रेस्ट में सिस्ट होती हैं, बाज़-औक़ात उसको एस्पिरेशन की नीड होती है, जस्ट रीअश्योरेंस की नीड होती है, बाज़-औक़ात फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। ब्रेस्ट में स्क्रीनिंग की मोडालिटीज़ आ गई हैं, उसमें ब्रेस्ट की चेंजेस को इतने अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कैल्शियम के डिपॉजिट्स होती हैं उनकी बायोप्सी की जाती है। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ होते हैं। ग्रैनुलोमेटस मैस्टाइटिस एक एंटिटी है जो दुनिया भर में बहुत रेयर है लेकिन पाकिस्तान में बड़ा कॉमनली पाया जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो गए, एब्सेसेस हो गए जिनका काफ़ी ब्रूटली इलाज किया जाता है, जो कि रिलेटिवली एक डेलिकेट ऑर्गन है, उसको डेलिकेसी के साथ डील करना चाहिए। नीडल एस्पिरेशंस और डिफरेंट इसके अलावा और भी बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं जिनका डिसीजन एक ब्रेस्ट कैंसर बेहतर तौर पे दे सकता है, जैसे कि फाइलोइड्स ट्यूमर हो गया, फिर डिफरेंट प्री कैंसरस लीजन्स हैं इन सब का। And not every tumor or not every cyst is cancer, not right? every tumor, not every cancer, not every change is cancer. क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक मिथ पाई जाती है ना, every cyst, every tumor is supposed to be cancer.
बट द फैक्ट इज़ अदरवाइज। हाँ, ये तो सारी myth है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि सब चीज़ें जो हैं वो कैंसर की तशख़ीस नहीं है, बल्कि हर बीमारी का अलग इलाज है। अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले, वैसे एक जनरल सर्जन होता है, फिर स्पेशलाइज्ड सर्जन होता है, राइट? सो आपने पहले जनरल सर्जरी की, उसके बाद फिर आपने ब्रेस्ट सर्जरी की तरफ गई, स्पेशलाइज्ड किया, क्या प्रोसीजर रहा आपका? क्योंकि आपने खुद ही बोला इट्स अ वेरी डेलिकेट प्रोफेशन, क्योंकि आप बहुत ही डेलिकेट चीज़ से डील कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें पेशेंट के माइनर डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं। पाकिस्तान में FCPS का प्रोग्राम मौजूद है। पहले ये होता है कि MBBS आप करते हैं, उसके बाद जनरल सर्जरी में आप FCPS करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4 इयर्स लेता है। जनरल सर्जरी उसका एग्ज़ाम आप पास करते हैं। CPSP जो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स है, इसके बाद यू बिकम एलिजिबल टू अंडरगो अ सेकेंड सुपर स्पेशलिटी। उसके फर्दर 2 इयर्स हैं, उसके बाद उसका एग्ज़ाम है। वी आर थॉरली एवेल्युएटेड। तो जनरल सर्जन बनने के बाद जब आपने 4 साल उसमें सर्व कर लिया, उसके बाद आपको ब्रेस्ट सर्जन ही की तरफ क्यों रुझान आपका ज़्यादा हुआ? क्योंकि ये एक ऐसा मेरी ट्रेनिंग का एस्पेक्ट था जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड सा था। पेशेंट्स जो है वो उनकी मैनेजमेंट जो है उतनी प्रॉपर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की मैनेजमेंट बहुत ही माइनर चीज़ों से, माइनर डिसीजंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मतलब कि जो तमाम स्पेशलिटी ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ब्रेस्ट के स्पेसिफिक रेडियोलॉजिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट सर्जन्स, ये सारे मिल के टीम में मरीज़ के लिए इंडिविजुअलाइज डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। पेशेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग, पेशेंट्स के फॉलोअप्स, पेशेंट को होप देना, उनको क्योर की तरफ लेके जाना। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जदीद तर्ज के हम उसकी तरफ चले गए हैं, इलाज की तरफ। इलाज और उससे पहले एक तो बर वक्त तशख़ीस कितनी ज़रूरी है। सपोज़ ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो उसके लिए कौन सी चीज़ जो है, कौन सा टेस्ट, जैसे हम कहते हैं कि कोई किसी भी मरीज़ की तशख़ीस के लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सो अब ब्रेस्ट कैंसर की बर वक्त तशख़ीस के लिए कौन सा टेस्ट या कौन सी चीज़ करानी चाहिए? बर वक्त तशख़ीस है कितनी ज़रूरी? जी, तो ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आराम से अपने हाथों के मुआयने से आप अगर रेगुलर सेल्फ एग्ज़ामिनेशंस करें मंथली, तो उससे कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि 40 साल से ऊपर की ख़वातीन इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक सालाना मैमोग्राफी करें तो अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट होता है। ठीक, सालाना मैमोग्राफी 40 साल से अबव की ख़वातीन। लेकिन अगर कोई भी ब्रेस्ट चेंज या कोई भी एबनॉर्मेलिटी नोट हो तो यंग एज में भी सर्जन के पास रिपोर्ट करें, जो कि आपका मुआयना करेंगे। 3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि एबनॉर्मेलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आप कह सकते हैं? एबनॉर्मेलिटी में गिन के अगर आप पॉइंट्स लें तो सबसे पहले आप देखें कि स्किन में कोई कलर में चेंज तो नहीं आ रहा। ठीक है, बाज़ औक़ात डार्क स्किन की जो ख़वातीन हैं उनमें रेडनेस और रैश वो मिस हो सकता है, वो जस्ट पिगमेंटेशन के तौर पे अपीयर हो सकता है। फिर निपल, फिर जो है स्किन में कोई डिम्पल का पड़ जाना। ब्रेस्ट की साख्त जो है वो लिगामेंट्स, जो कूपर लिगामेंट्स हैं, उससे मेंटेन होती है। कोई गिल्टी आ जाए तो वो उसको पुल करती है, जिसकी वजह से एक डिप सा या एक पिट सा पड़ जाता है ब्रेस्ट की स्किन में। इसी तरह निपल में चंद चेंजेस होती हैं, जैसे कि उसमें से खून आना, डिस्चार्ज आना, या फिर कोई परसिस्टेंट क्लियर डिस्चार्ज, वो भी एड्रेस करना ज़रूरी है। कोई ऐसा रैश हो जो कि ना सबसाइड कर रहा हो क्रीम से, ये भी कैंसर की एक इनिशियल स्टेज है, पैजेट डिजीज़, उसको शो कर सकता है। ठीक, और पेन तो नहीं होता ना इनिशियल स्टेजेस में? पेन ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम, इनिशियल सिम्टम नहीं है। लेकिन ऐसा पेन जो कि आपके एक मखसूस हिस्से में हो और वो परसिस्ट कर रहा हो, उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा इसका रुझान बढ़ क्यों रहा है? क्या हमारी ग़िज़ाई हम जो चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम केमिकल्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, उस वजह से है, या आखिर वजूहात है क्या? क्योंकि हमने रेशियो इन द रीसेंट पास्ट तो देखा है कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। सो क्या वजूहात हो सकती है? ब्रेस्ट कैंसर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ग्लोबली ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑन द राइज। सो
इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपको ये बताऊं कि क्योंकि ऐसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आ रहे हैं और इमेजिंग और डायग्नोस्टिक्स हमारी इम्प्रूव्ड हैं, तो लोग डिटेक्ट कर कैंसर को की तशख़ीस हो रही है, इस वजह से भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी भी जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो लोकली एडवांस स्टेज काफ़ी बैड शेप में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट्स प्रोलॉन्ग होती हैं और वो उस कैंसर के लॉग में पाइल अप होते जाते हैं। इसी तरह अब बाज़-औक़ात इसकी जैसे आप लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स कह रही हैं, लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स में ओबेसिटी है, हमारे डाइटरी पैटर्न्स हैं, ये इसका कॉज हो सकते हैं। फिर ऐसे कॉजेज़ जो कि बाज़ हमारे कंट्रोल में है, बाज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि फ़ीमेल के हार्मोनल एक्सपोजर को जो इंक्रीज़ करते हैं, आपके प्रेगनेंसी की एज जो है वो थोड़ी लेटर डाउन द लाइन आ रही है। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग, चूँकि ज़्यादातर ख़वातीन हमारी हर शोबे में आगे आ रही हैं माशाल्लाह से, लेकिन उस तरह से उन्हें ब्रेस्ट फीड पे फैसिलिटेट नहीं कराया जाता। तो वी ऑल नो दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा बाज़ केसेस में जो बर्थ स्पेसिंग है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। एंड जो जीन्स का माइंड में सवाल आता है कि जीन्स का तो कोई रोल नहीं है, मतलब कि मौरूसी इनहेरिटेड ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। तो 10 से 15% अमूमन इंटरनेशनल जो फिगर्स हैं वो बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस तरह से इस पे तहकीक नहीं की गई। तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर का जो शिफ्ट है वो टूवर्ड्स यंगर फीमेल्स है। तो डेफिनेटली कज़न मैरिजेस, ये सारे फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने खुद ही जिक्र किया कि 40 साल के बाद जो है वो मेमोग्राफी जो है वो सालाना करानी चाहिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, इज़ इट सेफ़ टू से कि 40 साल से कम उम्र की जो ख़वातीन होती हैं स्पेशली, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रुझान इतना ज़्यादा नहीं पाया जा रहा, या फिर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है? और दूसरा, बाकी हमने लाइफस्टाइल के चेंजेस की बात तो कर ली, लेकिन क्या ये जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं छोटी सी बात करूँ, हम हेयर डाई वैसे मोस्टली हर खातून ही आजकल तो खैर मर्द हज़रात भी कराने लगे, लेकिन हर खातून ही कराती है, उसकी वजह से भी अब जो सर्वेज आ रही हैं, जो कि मैं रिसर्च थोड़ी पढ़ लेती होती हूँ इसी वजह से कि क्या चीज़ आजकल आ रही है, सो उसमें यह है कि जो डाई में केमिकल यूज़ होता है वो थ्रू ब्लड हमारी जो है वो अंदर जा रहा होता है, और उसकी वजह से भी जो है वो कैंसर के खदशात आ रहे हैं। केमिकल्स के एक्सपोजर से इसका रिस्क बढ़ सकता है। ऑफ कोर्स इस पे कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं हुई हुई, जो मेटा एनालिसिस, क्योंकि ऐसी स्टडीज़ बहुत ही बड़ी पॉपुलेशंस को पे करनी चाहिए, और उसमें बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब अदर फैक्टर्स भी होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक लार्ज स्केल स्टडी हो तभी कुछ जामिया स्टडीज सामने आए तो भी। अच्छा, और जो रेशियो के मैंने कहा कि 40 साल की कम उम्र में हम से कम की उम्र में जो ख़वातीन आती हैं, अब उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनके अदर फैक्टर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि लाइफ टाइम रिस्क इनका फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कितना है। हैविंग सेड दैट, वी ऑल नो कि 1 in 8 या पाकिस्तान में 1 in 9 कहा जाता है कि फीमेल्स आर एट रिस्क, सो दे शुड बी अवेयर ऑफ, दे शुड सेल्फ एग्जामिन स्टार्टिंग एट अ वेरी अर्ली एज। किस एज से आपको लगता है कि शुरुआत कर लेनी चाहिए? सालाना सही, माहाना ना सही, सालाना सही, बट चेकअप ज़रूर होना चाहिए। असल में चेकअप जो है वो माहाना होना ज़्यादा बेहतर है, और कहा यही जाता है कि जब मतलब बच्ची जो है वो जवान हो जाए, मतलब उनके बालिग हो जाए, मेंसेस रिज्यूम हो जाए, तो उस टाइम पे दे शुड बी अवेयर आफ्टर द मेंसेस कंप्लीट, एट दैट टाइम ब्रेस्ट जो है सबसे बेहतर तौर पे एग्जामिन किया जा सकता है। और जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है, एटलीस्ट 18+ पे मुआयना शुरू करना चाहिए। ठीक, सो मतलब 18 इज द मिनिमम एज के, इससे आगे आपको मुआयना शुरू करवाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए सर्जरीज करवाती हैं, सर्जरी के बाद इलाज के जो नताइज हैं वो देर पा या मुअस्सर रहें, उसके क्या तरीक़ाकार हो सकता है? क्या हम ये कहें कि उनको कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान दिया
दिया जाता है, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान दिया जाता है, इसके अकॉर्डिंगली उनको चलना चाहिए, या फिर नहीं वो एक दौरानिया जो है कि 5 साल तक वो उसको फॉलो अप लेती रहें, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने बहुत देखा है कि वो दोबारा जो है वो रीग्रो कर जाता है। सो क्या मौसर इलाज हो सकता है जो ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसमें ना सिर्फ सर्जरी, उसमें डिफरेंट मोडालिटीज़ होती हैं। इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, फिर ऐसी गोलियां दी जाती हैं जो कि फ्यूचर में उसके कैंसर के वापस आने के ख़तरे को कम करती हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो ऑपरेशन भी होता है वो भी अगर सही तरीके से किया जाए, सिर्फ गिल्टी के अराउंड नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया जाता है और छाती भी बचा ली जाती है। फिर ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक्स, जिससे छाती की शेप को, छाती की एस्थेटिक्स को ना सिर्फ प्रिजर्व किया जा सकता है बल्कि उसको बेहतर भी बनाया जा सकता है। फॉलोअप्स का आपने बताया, तो फॉलोअप्स जो हैं वो 5 साल तक तो ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मरीज़ जो है वो रूटीन स्क्रीनिंग में एंटर हो जाता है। स्टिल दे शुड कंटिन्यू टू सेल्फ एग्जामिन। रिकमेंडेड ईयरली मैमोग्राफी है, लेकिन मरीज़ के रिस्क के मुताबिक ब्रेस्ट सर्जन डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए स्क्रीनिंग की। ठीक, अच्छा, और ये बात तो मिथ है या फिर आप हमें बेहतर बता सकती हैं कि जो कहते हैं कि अगर जिसको एक बार कैंसर हो गया तो विच मीन्स कि उसका दोबारा वो रीग्रो कर जाता है, इज़ इट दिस कि वो रीग्रो कर जाता है या फिर उसको नए सिरे से कैंसर होता है? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो जो ख़त्म हो गया वो टिश्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी डेड हो गए हैं, उनके सेल्स वो वाले, तो वो रीग्रो अब नहीं कर सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनको नए सिरे से दोबारा कैंसर हुआ है। इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। मतलब कैंसर एक दफ़ा जब निकाला जाए तो वापस दोबारा भी हो सकता है, और इसका ज़्यादा चांस फर्स्ट 2 to 3 इयर्स में होता है, जिसमें हम इंटेंसिव फॉलो अप करते हैं। सही। उसके बाद इसका चांस रिलेटिवली कम हो जाता है, लेकिन जाहिर है बाज़ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकंड कैंसर, स्पेशली जिनमें कोई जीन पॉजिटिव होती है। जीन से मुराद कोई ऐसा उनमें म्यूटेशन हो, जैसे कि कॉमनेस्ट है BRCA म्यूटेशन, उनमें इवन सेकंड कैंसर्स होने के रिस्क होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, अच्छा, ये जो आपने मर्द हजरात की कैंसर क्या बताया कि उनमें भी आजकल इनफैक्ट 1% ही है बट पाया जा रहा है, सो उनका क्या तरीकाकार होता है? आप सर्जरी के थ्रू ही रिमूवल पॉसिबल होता है या फिर नहीं, आप सिर्फ रेडियोलॉजी और इन चीज़ों लेज़र के थ्रू भी उसको कर सकते हैं? अच्छा, जो मर्द हजरात हैं वो क्योंकि उनमें ब्रेस्ट टिश्यू इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ये ज़्यादा हमारे पास लोकली एडवांस स्टेज पे आते हैं, और मेजॉरिटी के ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जो इतने एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन फिर भी क्योंकि लोकली एडवांस आते हैं तो इनिशियली कीमोथेरेपी से ट्रीट किए जाते हैं, फिर ऑपरेशन होता है और उसके बाद शुआएं लगाई जाती हैं। यूजुअल तरतीब ये होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास अर्लियर स्टेजेस में भी मेल ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट हुआ है, और जो जदीद तरीके जैसे ब्रेस्ट सर्जरी के, बगल की सर्जरी के जो जदीद तरीके मौजूद हैं वो मेल्स पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये बताएं सबसे अगर हम बताएं कि मीडिया का किरदार क्या है अवेयरनेस फैलाने में, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तक मैं यही आपको बता रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर में हम बार बार सिर्फ ख़वातीन ही का जिक्र करते रहते थे। आज तक हमें शायद बहुत से कम ही लोग होंगे जिनको ये नॉलेज में भी होगा कि मर्दों को भी इस चीज़ का सामना है। सो मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए, और स्पेशली जो हमारे डॉक्टर्स हजरात हैं वो क्या कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को इसके बारे में आगाही हो? डॉक्टर्स, मीडिया हर कैपेसिटी में यही कोशिश कर रही हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट हो। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, और मीडिया में बाज़ ऐसे अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जाहिर है डॉक्टर्स को सोशल मीडिया, टेलीविज़न, हर चीज़ का सहारा लेना चाहिए, और आवाम जाहिर है जितनी ज़्यादा अवेयर होगी उतनी ज़्यादा आगे आएगी, और अर्लियर स्टेज पे कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डायग्नोसिस के हवाले से अर्ली स्टेज पे जितना डायग्नोस हो जाए उतना ही बेहतर है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को कि सेल्फ स्क्रीनिंग, सेल्फ डायग्नोसिस और ख़ुद पे ध्यान देना कि आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत अहम है,
और मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा खौफ में होते हैं कि हम कोई तब्दीली नोट करेंगे और ये खुदा न ख्वास्ता कैंसर निकल आएगा। तो जैसा मैंने बताया ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी चेंजेस बिनाइन मतलब कि बेज़रर होते हैं। तो अपना मुआयना करें, महीने में एक बार ज़रूर ख़ुद को चेक करें, कोई भी चेंज हो तो ज़रूर रिपोर्ट करें। और इसी तरह से मुमकिन होता है कि आप बर वक्त उसका जो है वो इलाज मुमकिन है। अर्ली डिटेक्शन होगी तो मुकम्मल क्योर है, और लेट डिटेक्शन होगी तो उतनी ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटी हर चीज़ उतनी ही प्रोलॉन्ग हो जाती वैसे है। सवाल तो मैंने वैसे आखिरी पूछा था, लेकिन विल पावर की मैं पूछना चाहूँगी कि लोगों का ये भी कहना है कि कैंसर का इलाज जो है वो तब ज़्यादा हमने मुअस्सर देखा है जब विल पावर हो आप में जीने की कि मैं इसको जो है वो दूर कर दूँगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों में वो यही बाकी नहीं रहती कि मोटिवेशन ही कोई नहीं होती कि जी बस मुझे कैंसर हो गया तो शायद जैसे अब मैं बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रखता। इज़ इट ट्रू कि मैंने लोगों का ये भी सुना है कि इवन ब्लड कैंसर के लोग भी, ये पेशेंट्स भी जो है वो रिकवर कर जाते हैं अगर उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो? एग्जैक्टली, विल पावर जो है वो डेफिनेटली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बेटर हाफ आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी ऑफ कैंसर में, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। उससे ना सिर्फ आपका आउटकम इम्प्रूव होता है, आप अपने लिए बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। जाहिर है ये इलाज तकरीबन 6 से 8 महीने लेता है, और इस दौरान अगर आपको कोई आपका साथ दे तो आप उसमें इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। वैसे भी हमारे जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन पे ही जो इंसान की जहनी सूरत हाल होती है उसी पे ही उसकी बॉडी भी रिलाई करती है। आपका जहन अगर आपको कह रहा है कि आपकी बॉडी तंदुरुस्त है तो तंदुरुस्त ही रहेगी। अब जैसे मेरा जहन मुझे कह रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है तो चाहे बेशक AC लगा हुआ भी हो मुझे गर्मी ही लगनी है। सो अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी बात पर हम हमेशा आप लोगों को ये कहते हैं कि जहनी सेहत से बढ़कर जो है वो कुछ भी नहीं होता। और पीस ऑफ माइंड के बाद ये ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी की भी सुने। आप अगर हर वक्त लेथार्जिक फील कर रहे हैं, फटीग फील कर रहे हैं और आपकी नींद भी पूरी है तो आखिर उनकी वजूहात क्या हो सकती है। और साथ ही हर दिल का जो दर्द होता है, सीने का जो दर्द होता है वो दिल का दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी चेकअप कराना कम से कम ज़रूरी है ताकि बर वक्त तशखीस होगी तो ही इलाज जो है वो मुअस्सर तरीके से हो पाएगा।